स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ लिया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ पढ़ लिया। उसमें कुछ एक बाकी है, थोड़ा बहुत पॉइंट बाकी है। सबसे पहले तो पढ़ाने से तो पहले क्या बताऊं मैं आपको, सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन की, क्योंकि इस दिन हम आज़ाद हुए थे फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से हमें छोड़ के चले गए थे वो। तो बहुत खुशी का दिन है। और आज ही के दिन, मतलब आज ही के दिन डालेंगे अपन ये वीडियो। रिलीज़ करने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देनी थी। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारी इस वीडियो पर आते हैं। जो हमने आज जो टॉपिक चुना है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। नाम तो आप जानते ही हैं। हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल में जिस तरीके से 2 हाउसेस दिए गए हैं, पार्लियामेंट के 2 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, 3 होते हैं, वैसे 3 मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भी। ऐसा ही सिस्टम हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी दिया है उन्होंने। स्टेट में भी लेजिस्लेचर होता है और उसके भी 2 पार्ट होते हैं भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कुछ ही राज्यों में है। जम्मू कश्मीर में थी लेकिन अब हट चुकी है, लगभग 7 राज्यों में है। और बाकी सब में ये क्या है, यूनिकैमरल है। दैट मीन्स बाइकैमरल यानी द्विसदनात्मक, यूनिकैमरल यानी एक सदनात्मक। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली से भी काम चल जाता है। राजस्थान में यूनिकैमरल ही है, बट दैट मीन्स एक ही सदन है हमारे यहाँ पर, विधानसभा। और उस विधानसभा ने अर्जी डाल रखी है अपने इंडियन पार्लियामेंट में कि हमारे यहाँ भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाइए आप। ठीक है, तो वो पार्लियामेंट करती है ये काम। तो आज हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। ये स्टेट में काम करती है। जिस तरीके से सेंट्रल में लोकसभा होती है, उसी तरीके से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है। तो किस तरीके से बनती है ये, चलो शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किस तरीके से बनती है, मैंने इसमें ऑफिसर छोड़ दिए। ऑफिसर्स मैं आपको कभी करवा दूंगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वैसे ही वाली स्थिति है लोकसभा में जिस तरीके से होती है, तो उसको आप ज़्यादा माइंड ना करें। आप केवल फोकस करें कि भाई फॉर्मेशन किस तरीके का होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मैंने लोकसभा में पढ़ा था, नंबर ऑफ पढ़ेंगे, रिजर्वेशन होता है यहाँ पर, वहाँ पर नहीं है रिजर्वेशन। प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन क्या है, सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, और आराम से, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। आराम से आप इसको देखकर, अगर क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर या फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपके एसएसटी के पेपर में 10th में, तो आप उसको उस समय अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके अकॉर्डिंग आप आराम से मोर देन 150 वर्ड्स लिख सकते हैं और आराम से होएगा, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स, संख्या कितनी होती है, यानी कितनी सीट्स हो सकती है, कितने मेंबर्स चुने जा सकते हैं। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 170 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक सेक्शन है 170वां सेक्शन, उसमें साफ साफ लिखा है इसकी मेंबर्स के बारे में कि मिनिमम कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। मिनिमम 60 हो सकते हैं और मैक्सिमम 500। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो सदस्य आपको मिलेंगे वो मिलेंगे यूपी में। ठीक है, यूपी में सीट सबसे ज़्यादा है। एक एमएलए रिप्रेजेंट करता है 75,000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी 75,000 मेंबर, वो पॉपुलेशन, सिटीजन्स आएंगे उसके अंडर में। मोर देन हो सकते हैं बट मिनिमम नहीं चलेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे रिजर्वेशन के ऊपर। तो रिजर्वेशन देखो, स्टेट असेंबलीज में 2009 के एक कानून अमेंडमेंट किया गया, उसके अनुसार संविधान में कुछ बदलाव किए गए। रिजर्वेशन सीट्स रखी गई हैं, उसमें ST SC और मैं वुमेन्स लिखना भूल गया, वुमेन्स का नहीं है, वुमेन्स का अलग जगह है, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, याद आ गया मुझे। तो SC और ST के लिए सीट्स कंफर्म वहाँ पर करी गई हैं कि इतने प्रतिशत सीट्स पर रिजर्वेशन रहेगा कि ST और SC के ही कैंडिडेट्स चुनकर आएंगे। ये लॉटरी सिस्टम से होता है, कहीं पर भी कोई सी भी सीट्स निकल सकती हैं। 1 सीट रिजर्व होती है फॉर एंग्लो इंडियन, दैट मीन्स
एंग्लो इंडियन अगर दैट मीन्स उस 200 या मान लो 200 सीट्स हैं तो उसमें एक सीट रिजर्व है एंग्लो इंडियन के लिए। अगर एंग्लो इंडियन नहीं आता है तो फिर उसको गवर्नर नॉमिनेट करता है। सेम उसी की तरह जिस तरीके से लोकसभा में 2 मेंबर्स यानी 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, उसी तरीके से, ठीक है ना। प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन कैसा होता है कि इनका जो प्रोसीड्यूर होता है वो मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं वही UAF यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है भाई, जो भी भाई उन सभी व्यक्तियों को अधिकार, पुरुष हो, महिला हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इस मेथड को। और बाय सिंपल मेजोरिटी, मैं आज आपको बताऊंगा सिंपल मेजोरिटी क्या है। सिंपल मेजोरिटी है 1/2+1, ये सिंपल मेजोरिटी। अब सर आप कहेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है फिर सर, तो माय डियर स्पेशल मेजोरिटी है 2/3। समझ रहे हो? हाँ, मुद्दे की बात बताऊं, अगर 100 सीटें हैं तो उसका आधा 50+1 यानी जो भी बंदा 50+1 मार्क्स ले आएगा, सॉरी सीट्स ले आएगा या वोटर्स ले आएगा, जैसे मान लो 100 वोटर्स हैं और उनमें से 51 वोट जो ले आया वो जीत गया, ये सिंपल मेजोरिटी होती है अगर 2 कैंडिडेट हैं तो। और अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडिडेट हो तो सिंपल सी गणित है, जिसके जितने ज़्यादा वोट वो जीत गया, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटीज आपको इन द सेंस ऑफ लोकसभा राज्यसभा इनमें ही दिखेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब होते हैं तो उनको करने के लिए स्पेशल मेजोरिटीज फॉलो की जाती है। तो मैं बात कर रहा था आपके लिए किस तरीके से सिंपल मेजोरिटी को मैंने एक आपको उदाहरण बताया। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन MLA। MLA ये नहीं होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MPs होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनको MPs बोलते हैं, और हमारे यहाँ पर जो सदस्य हैं विधानसभा के सदस्यों को MLA बोला जाता है। MLA आप जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ के लोकल जो MLA हैं वो श्रीमान भरत सिंह जी हैं, कांग्रेस सीट से, पहले हीरा लाल जी थे। ध्यान दीजिएगा क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। देखो, जिस तरीके से लोकसभा के सदस्यों को बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA बनने के लिए भी क्वालिफिकेशंस होती हैं। क्या क्या होती हैं? सेम होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ढंग से पढ़ लिया उसका आधा स्टेट गवर्नमेंट वाला चैप्टर तो यूं ही कंप्लीट हो गया। कैसे भाई? वह सबसे पहले इंडियन होना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है। दूसरी बात 25 एज उसकी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके बाद नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस या पोस्ट, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट ऑफिस या पोस्ट नहीं होनी चाहिए उसके पास। ना वो वार्ड आप बात नहीं मानेंगे, सरकारी टीचर नहीं हो सकता, प्यून नहीं हो सकता, कलेक्टर नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता वो, ठीक है। वो अगर चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसको फिर जैसे अगर वो चुन जाता है तो उसको कहीं ना कहीं से तो रिजाइन करना पड़ेगा, या तो वो चुनाव की पोस्ट छोड़े या फिर वो छोड़े उसका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर वो है तो। जैसे अभी हमारे यहाँ पर हमारे टीचर श्रीमान सुरेश कुमार सुमन जो 2nd ग्रेड में टीचर हो गए, लेकिन उससे पहले वो पार्षद थे, अब वार्ड मेंबर ही नहीं पार्षद। अब वो पार्षद भी थे और गवर्नमेंट टीचर भी हो गए, तो दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते थे, उन्हें एक हाथ का लड्डू छोड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने छोड़ा पार्षदगिरी, बिकॉज पार्षदगिरी में कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट टीचर 2nd ग्रेड के गवर्नमेंट टीचर हैं अभी हमारे सर, और तो वो पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरी चौथी बात नॉट बी अ मेड और डिफॉल्टर, सबसे बड़ी बात पागल नहीं होना चाहिए, डिसेबिलिटी मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डिफॉल्टर नहीं होना। डिफॉल्टर बोलते हैं वही अगर आपने बैंक से लोन लिया और नहीं चुकाया और बैंक ने आपको दिवालिया घोषित कर दिया तो डिफॉल्टर होता है वो, जैसे विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, ठीक है। टर्म MLA की टर्म वैसे तो 5 ईयर होती है, लेकिन फिर से सुनिएगा, जिस तरीके से लोकसभा भंग हो सकती है वैसे ही विधानसभा भी भंग हो सकती है। तो इनकी कोई पेड़ नहीं होती, पेड़ मतलब कंफर्म नहीं है कि 5 ईयर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। वो खुद भी रिजाइन कर सकते हैं, डिसेबल अगर उनको लगता है, उनको हटाया भी जा सकता है। टर्मिनेशन देखो मैंने लिखा है इसके नीचे जस्ट कि टर्म के नीचे टर्मिनेशन लिखा है कि उनको हटाया जा सकता है ऐसी कंडीशंस में। क्या क्या कंडीशंस है ध्यान से सुनिएगा। 1 पर्सन 1 सीट, सबसे बड़ी चीज। अगर किसी बंदे ने यानी किसी नेता ने चुनाव 2 सीट से लड़े और दोनों ही से वो जीत गया,
जैसे इमेजिन करो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, अभी 2019 का एग्जांपल अमेठी सीट का। अमेठी सीट स्मृति ईरानी जी वहाँ से जीते हैं और उनके विपक्ष में कौन थे? श्रीमान राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी को पहले ही पता लग गया था कि मुझे अमेठी सीट से हार मिल सकती है, तो उन्होंने क्या करा, एक प्लान बी तैयार करा केरल की वायनाड सीट से, कि मैं केरल की वायनाड सीट से भी लड़ूंगा और अमेठी से भी लड़ूंगा। अमेठी से वो लगभग, आई एम नॉट कंफर्म, बट 50,000 वोट्स, नो अंडर देन 25,000 या ऐसे कुछ वोट्स हैं, उनसे हारे वो, आई एम नॉट कंफर्म, ठीक है। और वो वायनाड से जीत जाते हैं, बहुत ज़्यादा वोट से जीते, लगभग लाखों वोट से जीते, तो वो संसद पहुंच गए भैया। नहीं तो अगर वो अमेठी से लड़ते, जिससे वो परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से लड़ते थे राजा महाराजा की तरह, दैट मीन्स शाही सीट बोल सकते हैं उसको, उससे गांधी परिवार ही लड़ा है, सॉरी गांधी परिवार नहीं, नेहरू परिवार, ठीक है। तो भैया अमेठी से हार चुके थे वो स्मृति ईरानी से बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वो स्मृति ईरानी ने बहुत पूरे 5 साल तक वहीं टच में रही, वो डाउन टू अर्थ रही, डाउन टू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रही, और वायनाड से वो जीते। इसके कारण मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 पर्सन 1 सीट, ऐसा ही हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। 2014 वाले चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात के एक शहर से चुनाव लड़ा, वहाँ से एक सीट थी और एक थी बनारस, तो बनारस और वहाँ से दोनों से जीत गए। और 2019 वाली में उन्होंने केवल बनारस से लड़ा और वहाँ से वो बहुत बढ़िया वोटों से जीते हैं। तो 1 सीट 1 पर्सन वाला फॉर्मूला ध्यान रखें। अगर कोई बंदा 2 सीट से जीत भी जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर एक एमएलए, ठीक है ना, लीव पर, छुट्टी पे रहता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप अपना एक नॉर्मल सी तरीका है, यहाँ पे जितना आता है उसका बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, कि अगर कोई एमएलए मोर देन 60 डेज रहता है असेंबली की मीटिंग वगैरह से और असेंबली में आता नहीं है 60 डेज तक, और बिना किसी इन्फॉर्मेशन की मेरे बीमारी में नहीं है, बिना किसी। थर्ड पॉइंट जिसमें टर्मिनेशन हो सकती है किसी भी एक मेंबर की, तो वो है कि ही मस्ट हैव ऑल द क्वालिफिकेशन, उसके पास सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, एक आदमी भी डैमेज आ जाता है या एक आदमी कमी निकल जाती है, तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पिक्चर है देखो, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो किसी ने चुनाव लड़ लिया, उसने गलत निर्णय, वो अपनी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा लड़ लिया, लेकिन जीतने के बाद भी फिर चेकअप जब होगा और अगर वो फर्जी निकली आती तो उसको हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको सारी चीज़, मैंने एक लेजिस्लेटिव असेंबली की मैंने पूरी बताई है, और आने वाले समय में मैं स्पीकर वगैरह की और स्पीकर के पावर्स वगैरह की, डिप्टी स्पीकर भी आएगा उसमें, सब बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, और बहुत सारी वीडियोस आएंगी। प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, इस पे लाइक्स चाहिए वीडियो पे, मोर देन 50 लाइक, ओनली 50। देखो कितना कम टारगेट रखा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियोस पे लाइक नहीं कर रहे मेरे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स तो क्या सभी करें, स्टूडेंट्स से ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट ही करें। और आप सभी को निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।